वैसे भी सुनने से शिक्षा ग्रहण होती नहीं है ना। जब तक सुनने का एहसास नहीं हो जाए, अनुभव नहीं हो जाए, तब तक के शिक्षा ग्रहण नहीं होती। आपको याद होगा कबीर का दोहा, तू कहता आखन की कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो जब तक की शिक्षा आपके अनुभव में नहीं उतरे, आपके अभ्यास में नहीं उतरे, वो शिक्षा कुछ अर्थ नहीं होती। आप चुपचाप ऑनलाइन बैठे बैठे बस सुनती रहती हैं, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो मुझे ये लगा कि मुझे प्रश्न करना चाहिए आप लोगों से कि आपने क्या समझा। इसलिए ये तात्कालिक परिचर्चा आज आयोजित की है और जिसका नेतृत्व करेंगे आकृति द्विवेदी। मुझे लगा ये कर सकती है, इसलिए मैंने इसे कहा है। इसके आगे भी परिचर्चाएं जो होंगी, जो व्हाट्सएप पे लिख दे अपना नाम। आज हम आकृति को देखते हैं कि वो रीतिकालीन काव्य पर किस ढंग से अपनी भूमिका रखती है, किस ढंग के प्रश्न उठाती है और आप किस ढंग के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। ये और आप लोग ध्यान रखिए है कि आप कुछ ना कहें। तो यहाँ पर BA थर्ड ईयर लिटरेचर की भी लड़की जुड़ चुकी है, MA फर्स्ट सेमेस्टर की भी छात्रा जुड़ने वाली है। इसलिए आप समझिए कि आपको गंभीर होकर चर्चा में भाग लेना है, इसको कतई मजाक न समझ। ये मेरी आपसे आपका संभाल लिया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के कालों में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीति का अभिप्राय। वहाँ के रीतिकालीन कवियों ने किस तरह से माना है। कुछ कवि आचार्य जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि, कुछ लोग इनको बोलते हैं कि अनुकरण। अतः सारा सत्ता का केंद्र दरबार में था। दरबारी माहौल में वीरता तथा श्रृंगार प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं तथा इनके हिसाब जो जनता रहती है उससे दूर थी। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो दरबार तथा दरबारी वातावरण के आसपास ही रहा। ऐसा यह प्रमुख रूप से मौजूद था। इसी के आधार पर रीति काव्य को प्रमुखतः चार भेदों में वर्गीकृत कर सकते हैं। रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में यह होता था कि कवियों को, राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए जो संस्कृत में ग्रंथ थे उनका वे लोग अनुवाद करते थे ब्रज भाषा में, तथा उस एक उदाहरण इसको रीतिबद्ध काव्य कहा। इसके प्रमुख कवि केशव दास, पद्माकर, चिंतामणि आदि थे। वर्गीकरण देखें यदि हम तो रीति सिद्ध काव्य, इसके जो पहले रीतिबद्ध काव्य में उसको अनुवाद कर दिया गया, इसमें अनुवाद का लोप हो गया। तो कविताएं ही रची तथा मतलब काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर कविताएं रची गई। इसके प्रमुख कवि हुए बिहारी। इनको रीति काव्य का भी अति महत्वपूर्ण कवि माना गया। रीति मुक्त काव्य, इसमें यह रीतिबद्ध और रीति सिद्ध से परे था। श्रृंगारी प्रवृत्तियां मुख्यतः नहीं देखी गई। अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि देखे गए। सब ऊपरी कवि नहीं थे, ये अपनी अनुभूति परकता से लिखते थे। जैसे कि घनानंद इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हुए। रीति इतर काव्य, जो अन्य काव्य रीति काव्य काल में लिखा गया, जैसे कि भक्ति परक, वीर परक काव्य, नीति काव्य, यह सब काव्य रीति इतर काव्य में हम देख सकते हैं। जैसे कि इसके प्रमुख कवि हुए वृंद और गिरिधर कविराय। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि रीति काल के प्रवर्तक कौन थे, इस पर काफी विवाद भी रहा है। इस पर भी लघु उत्तरी तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न आराम से बन सकते हैं। तो रीति काल के प्रवर्तक इतिहास में काफी विवादपूर्ण रहा है तथा इस पर बहुत बात तक भी एकमत नहीं बन पाया था। अगर इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो उस पर गौर करते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को मानना चाहिए। आज डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति काव्य का प्रवर्तक केशव दास को मानना चाहिए, क्योंकि 1601 में इनकी कविप्रिया रचना आई थी। तथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान माने जाते हैं हमारे हिंदी काव्य में आचार्य शुक्ल। उनके हिसाब से इसका प्रवर्तक डॉक्टर चिंतामणि त्रिपाठी को मानना चाहिए।
इसके कुछ जो तर्क इन लोगों ने दिए थे, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं ज्यादा टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। जो तर्क आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर नगेंद्र के थे वो महत्वपूर्ण है, तो उन पे पहले गौर कर लेते हैं, बाकी और भी पॉइंट्स हैं। आचार्य शुक्ल जानते थे कि केशव दास का रचनाकाल चिंतामणि से लगभग, चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ये बात बहुत ही गौर करने लायक है। वे कहते थे कि केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्य ब्राह्मण आदि अलंकारवादियों का अनुसरण किया। वे रसवादी नहीं थे, वे अलंकारवादी थे। यह आचार्य शुक्ल का पहला महत्वपूर्ण तर्क था। केशवदास ने अपने लक्षण ग्रंथों में काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया। आचार्य भामहदंडी रुद्रक सिद्धांतों का अनुकरण कर उन्होंने ग्रंथों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यदि हम आगे की रीति परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि उसने मूल संस्कृत के ग्रंथ के स्थान पर संस्कृत की परवर्ती सरल रचनाओं, मतलब मूल ग्रंथों को उन्होंने नहीं लिया, बल्कि जो सरल रचनाएं थी जिसका अनुवाद सरलता से किया जा सकता था, केशवदास ने बहुत महत्वपूर्ण तर्क है जो उन्होंने केशवदास को प्रवर्तक नहीं माना। केशवदास ने कविप्रिया की रचना चिंतामणि से काफी पहले की थी, इसमें संदेह नहीं है, किंतु केशवदास के बाद यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से नहीं चल पाई। पर गौर करने की बात यह है कि उन्होंने परंपरा शुरू करी थी पर वह अविच्छिन्न रूप से नहीं चल पाई, इसमें केशवदास की कोई खास चूक नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ। दूसरा देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का मत। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए केशवदास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना। इसके लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण तर्क दिए हुए हैं, यह ठीक है कि रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही है, किंतु केशवदास संकीर्ण अर्थ में अलंकारवादी नहीं थे। मतलब इन्होंने उनका जो अलंकारवाद था उसको उन्होंने व्यापक करा, और उन्होंने ये बताया कि अलंकारवाद और रसवाद एक दूसरे के पूरक है, ऐसे अलग विपरीत विलोम नहीं है। उनका दूसरा तर्क यह ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशवदास के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा में प्रवाह 1650 ईस्वी के आसपास दिखना शुरू हुआ। किंतु यह ना तो केशवदास का दोष था और ना ही चिंतामणि की योग्यता कि कोई परंपरा आगे नहीं चल पाई। तो निष्कर्ष रूप से यह हम कह सकते हैं कि सिद्धांत केशवदास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। इस बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं है, केशवदास को ही सर्वसम्मति से यह माना गया और चिंतामणि त्रिपाठी इसके बाद आए थे। इसके बाद दूसरा जो अगला जो टॉपिक है वो मैं उठाना रीतिबद्ध काव्य धारा, और इसके माध्यम से हम पद्माकर को भी कवर कर पाऊंगी। रीतिबद्ध काव्य परंपरा में हम यह बात कर चुके हैं कि यह परंपरा मुख्यतः राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लिखी जाती थी। शास्त्रीय मतलब संस्कृत लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था तथा अनुवाद के बाद उसका मतलब समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते थे। और ये मुख्यतः ब्रज भाषा में होता था संस्कृत का अनुवाद। देखते हैं लक्षण ग्रंथ मतलब लक्षण ग्रंथ का अनुवाद, फिर उसके बाद उसका उदाहरण। एक लक्षण ग्रंथ का उदाहरण है, जहाँ एक ही बात हो उपमेय और उपमान, तहाँ अनन्वय कहत हैं कवि मतिराम सुतार। यह लक्षण ग्रंथ का उदाहरण हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसको समझाने के लिए, सुरजन कैसी सुरजन ही में साई भी है, बोझ कैसी बोझ में अकड़ भगवान। ये इन्होंने इस लक्षण ग्रंथ का उदाहरण दे दिया। ये मतिराम का उदाहरण है। तो ये इस प्रकार से ये रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि थे। क्योंकि हम आगे ये भी देखते हैं, क्योंकि ये लोग प्रायः लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते थे, तो इनके आचार्यत्व पे भारी संशय में। मैम मैं नेक्स्ट प्रश्न लेना चाहूंगी।
रीतिबद्ध कवियों के आचार्यत्व का प्रश्न, यह भी लघु या दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है। इस विवाद का आरंभ हम ये देख सकते हैं, एक शुक्ल जी का कथन है, इन हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। दूसरी ओर कुछ अन्य समीक्षक तथा इतिहासकार जैसे डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर महेंद्र कुमार का दावा है कि इन कवियों को आचार्य कवि कहा जा सकता है। तो इसके बाद अगर आचार्यत्व पर इतने इतना विवाद हो रहा है तो हम ये देख सकते हैं, इसको पहले हमें ये परीक्षण करना चाहिए कि आचार्यत्व की इनका नाम रीति पड़ा है, पर ऐसा सर्वसम्मति से ऐसा माना गया है कि अनुकरण करने की मानसिकता के कारण नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से यह नामकरण इन लोगों ने अपनाया है। जैसे चिंतामणि का एक पद है, रीति सुभाषा कवित्व की वरन बुद्ध अपनी अपनी रीति अनुसार। दूसरा पद है देव का, अपनी अपनी रीति के काव्य और अपनी अपनी रीति। तो यहाँ पे जो रीति शब्द है इसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यह रीति शब्द सर्वसम्मत होकर साहित्य में प्रयोग में आया है। दूसरा प्रश्न पे हम बात करते हैं, यह होगा रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। इसको दीर्घोत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। उसके हिसाब से यदि हम देखें तो रीतिकाल भी अपने तात्कालिक समय की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति आचार्य तब कहलाएगा जब वह कोई मौलिक सिद्धांत की उद्भावना करे। यहाँ हम देखते हैं कि रीति कवियों ने प्रायः पहली नजर में देखने पे कोई खास मौलिक उद्भावना नहीं करी है। दूसरी कसौटी अगर हम देखें तो दूसरी कसौटी यह देख सकते हैं कि साहित्य में पहले से मौजूद किसी विकृति का उनको खंडन करना है। अगर हम देखें तो ये लोग प्रमुखतः दरबारी कवि थे। दरबारी कवि प्रायः इतने संघर्षशील नहीं होते कि वो अपने आसपास विद्यमान कोई खास कुरीतियों का खंडन कर सके। जैसे कि जो इस तरह की सामाजिक चेतना संत काव्य के कबीर जैसे कवियों में तथा आत्मविश्वास इन कवियों में देखा गया था, वह अगर हम अन्य कसौटी पर देखें कि उन्होंने ज्ञान को सरल भाषा में पेश करा, तो इस कसौटी पर अगर हम ध्यान दें तो यह उन्होंने किया। जो ज्ञान संस्कृत में था तथा वह दुर्बोध था, उसको उन्होंने अपने राजाओं को तथा तत्कालीन समाज को थोड़ा सरल करके पेश करा। तो हाँ, इस कसौटी को हमें मानना चाहिए तथा इसमें उनकी कोई बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। उनकी तत्कालीन परिस्थितियां ही ऐसी थी और उन्होंने जो करा ठीक था। मतलब काव्य को उन्होंने मनोरंजन शैली में लेके आए। जो काव्य मतलब पहले एलीट, अब उसको उन्होंने बिल्कुल धरातल वाली, पहले तो उसको दरबार में लेके आए, फिर उसको वो लोग जमीनी लोगों तक उस काव्य को उन लोगों ने जोड़ा। तो मतलब उन्होंने कोई मौलिक उद्भावना उस काल में अच्छा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रीतिबद्ध काव्य धारा के एक और कवि है केशव दास। तो हम केशव दास को भी अपनी चर्चा में समेट लेते हैं। केशव दास भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन दोनों काव्य धाराओं में स्थान प्राप्त करते हैं। उनके प्रमुख काव्य रचना रामजस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्षिक जैसी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तथा इनके बारे में एक प्रमुख कथन है जिसपे प्रश्न बनते हैं। केशव को कथन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न को हम लेते हैं। केशव दास को बहुत सारे आलोचकों ने इस कठिन काव्य का, अब हम इस मत का विवेचन करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं उनके खुद के बैकग्राउंड से। वो एक संस्कृत
वो एक संस्कृत परिवार से आते थे। में कठिन काव्य का पेट क्यों कहा जाता था, अभी हम इस मत पे बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं उनकी पारिवारिक परिस्थितियों से। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वता वाले परिवार से आते थे, अतः इस विद्वता का उनके काव्य पर काफी असर दिखता है। कहीं कहीं उनके काव्य में पद न्यूनता देखी गई। पद न्यूनता मतलब जो हम देखते हैं कोई दोहा होता है या कोई पद होता है तो उसमें दो पंक्तियां होती हैं। ऊपर की पंक्ति में तीन पद में उन्होंने काव्य खत्म करा है बहुत सारे, जैसे सी धी री दो राम नाम सत्य था, ये उनका मतलब इसमें ये उनका पद खत्म हो गया। तो अतः ये सामने वाले को सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि सामने की कवि क्या बोलना चाह रहा है। अतः ये भी उनके एक काव्य के कठिन वाले पक्ष में इसको भी ले सकते हैं। सफलता प्राप्त चाहिए था, वैसा उन्हें प्राप्त नहीं। शुक्ल का कथन है जिसको हम इस प्रश्न में कोट कर सकते हैं। उनके काव्य में छंदों का वैविध्य अत्यधिक देखा गया है। इससे भी उनका काव्य कठिन होता है, क्योंकि कविता में जो फ्लो है, जो गति है, वह अगर अत्यधिक छंद आएंगे तो वो उसमें बिखराव पैदा करेगा। इसके बाद में हम अगला विषय ले सकते हैं पद्माकर का। वे भी रीति सिद्ध काव्य के बहुत ही प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। पद्माकर रीति काल के अंतिम दौर के कवि थे। इन्हें लगभग 10 राजदरबारों में राजाश्रय प्राप्त था, जिनमें प्रमुख थे गोसाई अनूपगिरी तथा महाराज भीमसिंह आदि। इनके भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो इनके काव्य में जो संवेदना देखी जा सकती है वह था प्रमुखतः देह मूलक प्रेम तथा यह नारी जो काव्य में होती है वह श्रृंगार का वर्णन अत्यधिक देखा गया। मुख्यतः संयोग श्रृंगार, शारीरिक प्रेम पर इनकी काव्य की संवेदना मूलतः आधारित रही। जैसे एक पद है, बता सकता है उसका एक पद है, पावस बनाओ तो विरह बनाओ, तो विरह बनाओ तो ना पावस बनाओ। यह इनके काव्य का प्रमुख संवेदना देखी जा सकती है। इनके काव्य में एक छोटा सा कम पक्ष है पर वीर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब कवि लिखता है तो वो सिर्फ आंखें बंद करके एक ही धारा में नहीं लिखता, वो बहुत सारी महा है, पले तिलक्का सी भड़क के जहां है। यह इनके काव्य का प्रमुख संवेदना पक्ष है। पद्माकर के बाद हम रीति सिद्ध काव्य में आते हैं इसी धारा में, फिर इसके बाद बिहारी को कवर करेंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा में हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि रीति सिद्ध काव्य धारा में जो रीतिबद्ध काव्य धारा में यह होता था कि लक्षण ग्रंथ परंपरा वाले पदों का अनुवाद करते थे तथा उदाहरण देते थे। पर रीति सिद्ध काव्य धारा में जो अनुवाद करने वाली परंपरा थी उसका थोड़ा लोप हुआ तथा कवि सीधे कविताओं की रचना करने लग गए उन लक्षण ग्रंथों को समझाने के लिए। यह मुख्यतः रीति सिद्ध काव्य धारा में देखा गया था। बाकी परिस्थितियां और संवेदना वही रही, क्योंकि यह भी दरबार के लिए लिखा गया तो सामंती मानसिकता देखी गई, देह मूलक श्रृंगार जीवन से कटा हुआ था ये काव्य, पर सब संवेदना सब वही थी, पर जो उदाहरणों का अनुवाद होता था उसका इन लोगों ने लोप कर दिया। इसके प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। तो बिहारी के लिए प्रश्न दीर्घ तो आ ही सकता है, लघु भी आ सकता है, और प्रश्न इसका एक बहुत अच्छा मैडम ने सीसी में बनाया था, तो आप लोग प्रश्न वो देख लें। हम बिहारी पे स्टार्ट करते हैं। बिहारी को
रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जा सकता है। मतलब बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपने रचना काल में, अपनी आयु में बहुत ही कम 713 लगभग 713 दोहों की रचना करी। लघु छंद, मतलब बिहारी ने अपने जीवन काल में उनकी केवल एक ही रचना है बिहारी सत्सई, उसमें केवल 713 लघु छंद है और इनकी